अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वानिया साहिबा इस बार आप फंड्स कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। उसका छठा सेमेस्टर था और इस दौरान उसने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। वो एक बहुत ओवरफन अदारे में इंटर्नशिप कर रहे थे। आज उसका 8वां रोज था। वो बहुत ही टैलेंटेड थे, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ आती थी, एहसास करने वाली थी और अपनी बातों से कायल करने वाली थी। उसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके जिम्मे ये काम लगाया था कि उनका शुमार इन चंद लोगों में होता था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजीली राब्ता कर सकते थे, वरना वहां पर आने वाले छोटे मोटे इंटर्नल्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। और जहां तक उसकी सीवी का सवाल था तो उसने अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखा था। पहले सेमेस्टर से ही उसने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। इस बार उसने कुछ नया करने का फैसला किया था और एक सरकारी अदारे में जो कि यतीम बच्चों और कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए मुख्तस था, वहां पर अप्लाई कर दिया था। उसकी सीवी को देखते हुए उसे पहली ही फुर्सत में रख लिया गया था। अपने नाम की पुकार सुनकर उसने बेसाख्ता उंगली अपने सीने पर रखी और डायरेक्टर की आंखों में देखते हुए सवाल किया, सर सीरियसली? क्योंकि मुझे इस सब का ज्यादा आइडिया नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इन मासूम बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठे कर लेंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर की एक्सेस दे रहा हूँ। मैं आपको उसका मोबाइल नंबर दूंगा। आप पहले उससे बारे में बात कर लीजिएगा। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप टीम के कुछ लोगों को मेरे साथ भेज दें। मैं वहां जाकर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। उसने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन है तुम बहुत आगे जाओगी और जैसे ही तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होगी तुमने मेरे पास आना है। खबरदार जो तुमने कहीं और जॉब तलाश की, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर फाइज करूंगा, क्योंकि अब मैनेजमेंट के सारे काम तुमने ही संभालने हैं। वो उससे बहुत खुश थे। वो अब उसको अपनी बेटी का दर्जा देने लगे थे। उसके साथ बिल्कुल अपने बच्चों जैसा सलूक करते थे। अक्सर जब वो बहुत ज्यादा लेट हो जाती थी तो सरदार साहब उसके घर पर भी ड्रॉप कर देते। सिर्फ वो वाहिद लड़की थी जिसको इंटर्नशिप पर पे मिल रही थी, वरना बाकी सब लोग ये काम फ्री में कर रहे थे और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वहां पर ख्वार हो रहे थे। जब वो घर के लिए निकलने लगे तो उसे सरदार जमाल की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। सर क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी तो नहीं? उसने अपने मखसूस धीमे लहजे में पूछा। तो वो चंद लम्हों के लिए मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए और खाली खाली नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कहीं तुम मेरे बारे में गलत ना समझना शुरू कर दो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी इशू मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अभी फ्री हैं तो आप मुझे बता दें। वो चंद लम्हों तक उसके चेहरे को देखते रहे, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं, अभी ठीक वक्त नहीं आया। जब ठीक वक्त आएगा तब तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। सर क्या बात बहुत सीरियस है? और क्या वो मुझसे रिलेटेड है? उसने अब गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, बात तुमसे ही रिलेटेड है लेकिन इतनी सीरियस नहीं है। बस मुझे कभी कभार अपना वो महसूस होता है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। मगर मैं जल्द ही अपने इस वहम का इलाज भी ढूंढ डालूंगा, उन्होंने कहा और उसके साथ ही अपने ऑफिस में वापस चले गए। वो भी खामोशी से वहां से बाहर निकल आई थी। तेज दपती दोपहर थी। आज वो जल्दी फ्री हो गई थी। 3 बजे का वक्त था और सूरज साल भर था। पल भर में ही वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। या अल्लाह, इस कदर शदीद गर्मी! उफ, मेरा तो हाल बेहाल हो गया। उसने बेसाख्ता अपने रब से फरियाद की और फिर छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी। किराया बचाने के लिए वो यहाँ से बस स्टेशन का फासला पैदल ही तय करती थी। ये फासला था तो 15 मिनट का, लेकिन इस कदर शदीद गर्मी में उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। वो जब तक घर पहुंचती वो बड़ी मुश्किल से आज भी घर पहुंची थी। सामने फुफ्फो जान बैठी हुई थी, जिसे देखकर उसका दिमाग गुस्से से घूम गया। उनको नजरअंदाज करके वो अपने कमरे में जाने लगी थी कि उनकी पुकार पर रुक गई। भाई, अब तो अपना कमाने लगी हो, अब कहाँ तुम हम लोगों को मुंह लगाओगी? उनके लहजे में एक अजीब सी काट थी।
जिसे महसूस करते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। मैं पहले ही अपना कमा रही हूँ, लेकिन कभी आपने मेरी ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली और ना ही कभी आपको मुझसे कोई मतलब पड़ा है। तौबा तौबा, इस लड़के की जुबान तो देखो, कैंची से भी ज्यादा तेज है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे कोई मतलब है? इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुम मेरे भाई का खून हो, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो जितना करीब मेरा भाई हुआ करता था। ये सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। खुदा का वास्ता है, ये बातें किसी और को जाकर बताएं, वो जो आप पर यकीन रखता हो। मुझे आप पर जरा भी एतबार नहीं है। जब मुझे आप लोगों की जरूरत थी, तब तो आप लोगों ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था, बल्कि मेरे बाप की सारी जायदाद भी अपने कब्जे में ले ली थी। और अब जब वो जायदाद भी खत्म हो गई है, तो आप दोबारा से मेरे पास आ गई हैं कि शायद आपको कुछ और मिल जाए। लेकिन एक बात मैं आपको साफ अल्फाज में बता देती हूँ कि इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि आपका असल चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया है। मेहरबानी करें यहाँ पर ना आया करें, क्योंकि आपका यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं आपको हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूं। नौशीन, तुम देख रही हो इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। उन्होंने फौरन ही उसकी चच्ची को कहा। तो वो उनको तसल्ली देते हुए कहने लगी, अभी ये गुस्से में है, जब इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा तो इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आपसे माफी भी मांग लेगी। और फिक्र मत करें, वो अब अपनी नंद को पुरसकून कर रही थी। इसके लिए यही बेहतर है कि इसका दिमाग अपनी जगह पर चला आए, वरना फिर मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसके पर कैसे काटने हैं। उन्होंने नफरत भरे अंदाज में कहा। खैर, मुझे ये बताओ कि इरम के जेवर का क्या बना? तुमने सारा जेवर अपने बैंक में रखा हुआ है। क्या अब वो अपनी भाभी की तरफ मुतवज्जो हो गई तो वो बुरी तरह से बौखला गए? आपके जेवर की बात कर रही हैं? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो अपनी माँ का जेवर भी अपने साथ लाई थी। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करे, उसके पास सिर्फ यही तो आखिरी सहारा बचा है, और ये जेवर बेचकर वो बाहर मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाएगी। भाई, जरूरत ही नहीं है लड़कियों को इतना दूर भेजने की, और आजकल के हालात भी ठीक नहीं है लड़कियों को अकेला भेजा जाए। बस तुम वो जेवर मेरे हवाले कर दो। मुझे बताओ, मैं कब सरमद को तुम्हारे साथ बैंक भेजूं? नौशीन साहिबा बुरी तरह परेशान हो गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दें। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी को भी अपने घर में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बारात भी नहीं लाऊंगी। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत जल्द नौशीन साहिबा की बेटी की शादी उनके नंद के बेटे से होने वाली थी। ये आप क्या कह रही हैं? आप इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं? मैं जुल्म नहीं कर रही, बल्कि तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। उसका बाप मेरा भाई था और मेरा उसकी जायदाद पर पूरा पूरा हक है। आप वो मकान बेच तो चुके हैं। आपने उसके बाबा का कारोबार तबाह कर दिया। अब उसके पास ये छोटा सा सहारा है, उसे ये तो ना छीने। कुछ तो खुदा का खौफ करें। तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो कुछ कह रही हूं वो करो। वानिया उस वक्त अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। उसे अपनी चच्ची पर तरस भी आ रहा था, जो ना चाहते हुए भी अपनी नंद की बात मानने के लिए मजबूर हो गई थीं। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही नौशीन साहिबा खड़ी थीं। उन्होंने हाथ में दूध का गिलास पकड़ रखा था। बेटा, अगर इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे चच्ची, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये आपका अपना घर है, आप जब चाहें जैसे चाहें कमरे के अंदर दाखिल हों। उसने फौरन से कहा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो उसके पास जाकर बैठी, आंसू खामोशी से उसकी आंखों से टूट कर गिरने लगे थे। उसने प्यार से आगे बढ़कर नौशीन साहिबा के आंसू साफ किए। बेटा, मैं बहुत ही बेबस हूँ। तुम्हारी पुप्पो ने इस बार फिर से मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे दोनों हाथ बांध कर रखे हुए हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। उसने उनके हाथ से दूध का गिलास लेकर साइड पर रखा।
और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने आपकी और फुप्पो की सारी बातें सुन ली थी। वो जो कुछ भी कह रही हैं, उनकी बात मान लें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारा हक उनको हासिल करने की इजाज़त दूँगी? देखें चची जान, इस तरह से आपकी बेटी का रिश्ता भी खराब होगा और वो आलियान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोमल की ज़िंदगी में तल्ख़ी पैदा हो। और जहाँ तक उस ज़ेवर का सवाल है, तो पैसा तो जाने वाली चीज़ है। मेरे नसीब में जो कुछ हुआ, वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो कुछ मेरे नसीब में ना हुआ, वो आकर भी चला जाएगा। और मैं जानती हूँ कि ये ज़ेवर मेरी प्यारी बहन कोमल के काम आएगा। यह मैं अपनी फुप्पो को नहीं दे रही, बल्कि अपनी प्यारी बहन को तोहफ़ा दे रही हूँ। उसने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तो वो थोड़ी-सी शर्मिंदा हो गईं। तुम वाक़ई बहुत अच्छी हो। तुमने बेटों से बढ़कर हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अरे चची जान, आपने मुझे इस घर में पनाह दी हुई है, मुझे छत दी हुई है। अगर आप उस वक़्त मेरा सहारा ना बनतीं, तो न जाने मैं कहाँ पर होती, किस हाल में होती। और आप फ़िक्र मत करें, बहुत जल्द हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएँगे। मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि इस बार मुझे अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलेगा। वानिया फ़ारूकी बहुत ही टैलेंटेड थी, उसमें कोई शक नहीं था। आज तक उसने जिस काम में भी हाथ डाला था, इस काम को सरंजाम तक पहुंचाया था। उसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो मट्टी को हाथ लगाते थे तो वो भी सोना बन जाती थी। अपनी चच्ची को तसल्ली देने के बाद वो दोबारा से लैपटॉप पर झुक गई थी, मगर एक कसक थी जो उसके दिल में मौजूद थी। पहले उसे ये ज़रा सी तसल्ली थी कि ज़ेवर पड़ा है, जिसे बेचकर वो आसानी से अमेरिका चली जाएगी। लेकिन अब तो वो ज़ेवर भी हाथ से निकल गया था। उसने अपने ज़हन को झटका और सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया। सुबह जब वो सोकर उठी, तो उसका मोबाइल पर हज़ारों के हिसाब से कॉल्स लगी हुई थी। उसके ज़हन में जमाका हुआ, आज तो उसने फरहान से मिलने के लिए जाना था। उफ़ अल्लाह जी, मैं ये कैसे भूल गई? वो इंसान तो मुझे जान से मार देगा। अल्लाह जी, आज मुझे बचा लें। उसने कॉल बैक की, तो फरहान ने गुस्से से उसकी कॉल काट दी थी। आज तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई, फ्रेश होकर निकली तो अपने बाल सीधे किए, एक नज़र खुद को शीशे में देखा। उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था, मगर इस हुलिये में भी वो बहुत मासूम और हसीन लग रही थी। उसकी यही मासूमियत तो देखकर वो अक्सर उसका मज़ाक बनाता था और कहता था कि कोई सोच सकता है ये मासूम लड़की किस कदर चालाक है, जिसने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाया हुआ है और अपनी उंगलियों पर नचाती है। ये सुनकर वो गुस्से से उसके कंधे पर मुक्का मारते थे तो खुलकर हंस देता था। उसने जल्दी से व्हाट्सएप खोली और एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करने लगी। देखो फरहान, आई एम रियली सॉरी। रात को काम करते करते सो गई थी, अलार्म भी नहीं लगा सकी। यार मैं बस तुम्हारे पास 15 मिनट में पहुंचती हूँ। उसने मैसेज भेजकर जल्दी से इन ड्राइव करवाई। आज उसका अच्छा खासा खर्चा होने वाला था और यही सोचकर उसे दोबारा से कोफत हो रही थी, क्योंकि अगले चंद दिनों में उसने मुख्तलिफ टूर्स पर जाना था और वो नहीं जानती थी कि अदारे वाले उसको किराए के पैसे देंगे या उसे अपने ही पैसे लगाने होंगे। इसलिए उसने एहतियातन कुछ पैसे बचा कर रखे हुए थे जो कि आज खर्च होने वाले थे। वो उस मखसूस होटल में पहुंच गई थी और वो जानती थी कि फरहान साहब भी वहीं पर मौजूद होंगे। उसकी निगाहें उसे चारों तरफ तलाश कर रही थीं। वो उसे एक टेबल पर बैठा हुआ नजर आया। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और कुर्सी घसीटकर बैठते हुए बोली, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लेट हुई हूँ। अगर आपकी गलती से आंख ना खुलती तो शायद मैं सारा दिन बैठकर आपका इंतजार करता रहता। उसने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, यार मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। ये कहकर उसने अपने कानों को बकायदा पकड़ लिया था। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस तरह अपने सामने शर्मिंदा नहीं देख सकता। वो उसके हाथ नीचे गिराते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त खबर लाया हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि उसकी आंखों में दिए चमकने लगे। इस खबर की वजह से तुम मुझे तंग नहीं कर रहे हो, वो शरारती अंदाज में बोली।
ورنہ تو تمہیں منانے میں 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ قسم خدا کی تم لڑکیوں کی طرح ناراض ہوتے ہو۔ تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو، ہر بار کمٹمنٹ کرتی ہو اور توڑ دیتی ہو۔ مجھے تو کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے دن بھی تم اپنی کمٹمنٹ توڑ دو۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بھائی سچ کہہ رہا ہوں، تم نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا ہے وانیہ، اور شاید میں پہلا بندہ ہوں گا جو شادی سے پہلے ہی اپنی بیوی سے ڈرنے لگا ہے۔ محترمہ، میں ابھی آپ کی بیوی نہیں ہوں، لیکن بہت جلد بن جاؤں گی۔ میں نے مما سے بات کر لی ہے، میں نے ان کو تمہاری پکچرز بھی دکھائی تھی، انہوں نے بہت پسند آئی ہو تم، انہیں تمہارے بیک گراؤنڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میری ماما ڈسکریمنیشن نہیں کرتی۔ وہ خود بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا کو ان سے پہلی نظر میں عشق ہو گیا تھا، اور پھر تم جانتی ہو یہ سب سٹوری میں نے تمہیں 1000 بار سنائی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں ابھی تھوڑی سی کنفیوز ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے اب کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے میرا موڈ آف ہو جائے۔ میں بہت ہی پرجوش ہوں، آج شام ہی میری مما تمہارے گھر پر آ رہی ہیں۔ کیا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخی تھی کہ باقی سب لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا یار، کول ڈاؤن، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چیختے ہوئے بولی۔ ہاں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم بہت وانیہ فرحان بننے جا رہی ہو۔ دیکھو فرحان، تمہیں پتا ہے کہ ابھی میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، اور ابھی تو میں نے پڑھائی کے لیے باہر بھی اپلائی کرنا تھا۔ سب کچھ ہو جائے گا، اور جہاں تک امریکہ جانے کا سوال ہے تو اب تمہارے لیے میں اپنا بزنس بھی وہیں پر سیٹل کر رہا ہوں۔ تم وہاں اپنی پڑھائی مکمل کرنا اور میں اپنا بزنس چلاؤں گا۔ پھر جب تمہاری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میں تمہارے ساتھ دوبارہ سے پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ کیا تم میرے لیے یہ سب کچھ کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پلیز اس وقت رونا نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، خوشیاں مناؤ۔ آئی ایم سو بلیسڈ فرحان کہ مجھے تمہارے جیسا انسان ملا۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولی تھی۔ اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چچی جان کی دعا ہی ہے کہ اس نے ان کی بیٹی کے رشتے کو بچانے کے لیے اپنا زیور قربان کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بنا دیا۔ فرحان نے نہ صرف اپنے پیرنٹس کو بنا لیا تھا بلکہ وہ شام کے وقت اس کے گھر پر بھی موجود تھے، اور وہ اس وقت روایتی جوڑے میں ملبوس اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھیں۔ وانیہ ان سے جتنا ڈر رہی تھی وہ عورت اتنی ہی سافٹ اسپوکن تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی ان کی غربت کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ خود بھی ان میں گھل مل گئی تھی۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ وانیہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ بس جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلے مہینے اپنی بہو کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ نشین صاحبہ بوکھلا گئیں۔ 1 مہینے میں کیسے تیاری مکمل ہوگی؟ ابھی تو میں نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے۔ ارے ہماری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کوئی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہیز تو ہم لیں گے نہیں، اور جہاں تک شادی کے اخراجات ہیں تو فرحان کا کہنا ہے وہ بہت سادگی سے نکاح کرے گا، آپ لوگوں پر کوئی بھی دباؤ نہیں آئے گا۔ انہوں نے نشین صاحبہ کو تسلی دی تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئیں۔ لیکن میڈم صاحبہ پلیز مجھے میڈم صاحبہ کہہ کر نہ پکاریں، آپ مجھے میرے نام سے مخاطب کریں، اس طرح سے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہی تھیں کیونکہ نشین صاحبہ انہیں تیسری بار میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی۔ جی کلثوم، میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کچھ تو اپنی بیٹی کو دینا ہوگا، یوں خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے۔ آپ اس طرح کی فارمیلٹیز نہ کریں پلیز، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہی ہوں۔ کلثوم صاحبہ نے جب زیادہ احتجاج کیا تو نشین صاحبہ بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ اپنی بھتیجی کے لیے بہت زیادہ خوش تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں دنیا بھر کی خوشیاں لکھے، انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ آمین۔
चची जान, बस अब आप मेरे लिए इसी तरह से दुआएं किया करें, क्योंकि आपकी दुआएं ही मुझे कामयाबियां मिली हैं। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, मगर आपके साय में मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहा है। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसका मोबाइल बजा। इस बार उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, क्योंकि फरहान की दोनों तरफ से कॉल आ रही थी। वो वाकई अपने अल्फाज का पक्का निकला, और वो उन मर्दों में से नहीं था जो औरत को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। उसने आज तक कभी भी उसको हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि वो हमेशा यही बात करता था कि जब मैं इस रिश्ते को हलाल शक्ल दूंगा तभी अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। फिलहाल मैं कोई भी ऐसा हराम काम नहीं करना चाहता जिससे हमारे रिश्ते की पाकीज़गी में फ़र्क पड़े। उस रात भी उसने उससे थोड़ी देर के लिए बात की और फिर वो सो गई। सुबह जब वो ऑफिस में गई तो सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और वो खुशी-खुशी सबकी मुबारकबाद वसूल कर रही थी। जमाल साहब ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और एक छोटा-सा डिब्बा उसके हवाले किया। "सर, ये क्या है?" उसने सवालिया नज़रों से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। "ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा तोहफ़ा है।" "अरे सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ़ रिश्ता पक्का हुआ है। जब शादी होगी तब आपसे ये तोहफ़ा वसूल करूँगी। पता नहीं तब मैं इस दुनिया में होऊँगा या नहीं, इसलिए ये रख लो और मुझे इस तरह से फ़ॉर्मेलिटी ना दिखाया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है।" उन्होंने संजीदगी से कहा तो वो खामोशी से डिब्बा अपने बैग में डालने लगी। "सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फिर क्या तुम आज फंड्स के सिलसिले में जाने के लिए तैयार हो?" "जी सर, मैंने सारी तैयारी कर ली है और मुझे पता भी है कि मैंने उनसे क्या बोलना है।" "वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद होती है। बस कोशिश करना कि तुम उस इंसान को कायल कर लो। यूं तो वो बहुत ही मगरूर है, अक्खड़ मिजाज है और हद से ज्यादा सख्त है। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। औरत जात से तो उसे कुछ ज्यादा ही नफरत है।" उनके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी दर आई थी। "लेकिन सर, इसके बावजूद भी आप मुझे भेज रहे हैं?" उसने कुछ हैरानगी से सर जमाल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। "हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम औरत के मामले में उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हो।" वो चैलेंजिंग अंदाज में बात कर रहे थे। "यूं तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर इंसान कोशिश करने में आए तो बड़े बड़े मार के फतह कर सकता है।" वो उनकी आंखों में देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोली। तो वो खुलकर मुस्कुरा दिए। "तुम्हारा यही अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम घबराती या शर्माती नहीं हो और ना ही तुम सिचुएशन से खाइफ होती हो, बल्कि तुम डट कर मुकाबला करती हो। सर, मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी उम्मीदों पर भी पूरा उतरूंगी।" ये कहकर वो उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। सारी टीम तैयार थी और उन्होंने सबसे बड़ी कंपनी में फंड्स के लिए जाना था। उसने अपने ग्रुप के कुछ लोगों को दूसरी कंपनी में भेज दिया और खुद चंद लोगों के साथ वहां पर चली गई। जावियार की सेक्रेटरी को पहले ही जमाल साहब कॉल कर चुके थे और वो जावियार से इजाजत भी ले चुकी थी। वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा अपनी फाइल्स पर झुका हुआ था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने निगाहें उठाकर देखा तो फिर निगाहें पलटना भूल गया। सामने सफेद रंग के कमीज शलवार में ग्लिटर हील्स पहने, दुपट्टा गले में डाले और बालों को कमर पर फैलाए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। उसकी आंखों में चमकती हुई जहानत किसी को भी उसकी तरफ मतवज्जो कर सकती थी। वो एक लम्हे के लिए तो अपनी जगह पर ठठक कर रह गया, मगर उसकी आवाज सुनकर जल्दी से होश की दुनिया में आया। न सिर्फ वो लड़की हसीन थी, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। "सर, हम यहाँ एक काम के सिलसिले में आए हैं।" उसने बहुत ही मोहतात अंदाज में बात स्टार्ट की और उसके साथ ही एक फाइल उसके सामने रख दी। "सर, ये वो तमाम बच्चे हैं जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और यतीम हैं। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। हम इन यतीम बच्चों का इलाज करवाना चाहते हैं और इसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है।" अब वो प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रही थी, जबकि वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। कभी वो उसके हिलते हुए लबों को देखता, तो कभी वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ देता।
वो एक लम्हे के लिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। फिर उसे इस इंसान पर भी गुस्सा आ रहा था कि किस कदर अजीब शख्स है, ठरकी कहीं का। दिल ही दिल में वो उसे हजारों के हिसाब से गालियां भी दे चुकी थी, मगर उसकी मजबूरी थी। ये सब कुछ तो उसने बर्दाश्त करना ही था। जब वो बोलकर फारिग हुई तो वो मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, आप अपना अकाउंट नंबर मुझे लिख दीजिए। वो हैरान रह गई, क्योंकि अकाउंट नंबर तो अदारे वालों से मांगना चाहिए था। जमाल साहब ने उसे अकाउंट नंबर लिखकर दिया हुआ था। उसने जल्दी से अपनी डायरी खोली और उसके सामने रख दी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का खेल था। वो उसके अकाउंट में 80 लाख की रकम ट्रांसफर कर चुका था। उसको एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने जावियर के बारे में सुना था कि ये ऐसा शख्स था जो इस तरह के फंड्स पर यकीन नहीं रखता था, और अगर उसका मूड होता तो खुद लोगों की मदद करता, और अगर मूड ना होता तो बेशक लोग उसके पास आकर उसकी मिन्नतें भी कर लेते, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। वो हद से ज्यादा मूडी बंदा था। वो हमेशा अपने हिसाब से चलता था। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां पैदा फरमाए। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद वो रिसेप्शन पर गया और सेक्रेटरी को मुखातिब किया, उस लड़की का फोन नंबर और साया बायोडाटा मुझे निकाल कर दो। जी, जी सर, जी काम हो जाएगा, सेक्रेटरी तेजी से बोली। वो खुद भी जाविया पर हैरान हो रही थी। दूसरी तरफ जब वो अपने प्रोजेक्ट में कामयाब होकर वापस लौटी तो जमाल साहब ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी का बंदोबस्त किया था। वो एक लंच ही था जिस पर सब लोगों को मदऊ किया गया था और उसकी कामयाबी की सेलिब्रेशन की गई थी। वो भी बहुत ज्यादा पुरजोश थी। जब वो वहां से बाहर निकली तो उसका मोबाइल बजने लगा। दोबारा से फरहान की तरफ से कॉल आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई तो दूसरी तरफ वो कोई खूबसूरत गाना गुनगुना रहा था। मुझे ये 1 महीना भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। अब ज्यादा ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि मैं इसे 1 महीने के लिए मान गई हूँ, वरना तो मैं सोचकर बैठी थी कि 2 साल से पहले तक शादी नहीं करूंगी। देखो, ये जुल्म मत करना, मेरी नन्ही सी जान पर इतना बड़ा पहाड़ मत गिराना। वो ड्रामाई अंदाज में बोला तो वो भी खुलकर हंस पड़ी। क्या ऐसा नहीं होता कि शादी 15 दिन पीछे आ जाए? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी बेसब्री का मुजाहिरा ना करें, बल्कि आराम से बैठकर इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। वो मेन रोड पर आई हुई थी कि एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जावियार बैठा हुआ था। मिस, आप यहाँ पर? उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हालांकि वो पिछले 1 घंटे से उसके अदारे के बाहर खड़ा था। यस सर, वो दरअसल मैं घर जा रही थी, उसने संजीदगी से कहा। वो दोबारा से कदम बढ़ाने लगी। अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी, आपको जहमत उठानी पड़ेगी। सर, मुझे इस जहमत की आदत हो गई है, रोज मैं इसी तरह से आती जाती हूँ। ये कहकर वो मजीद तेजी से कदम उठाने लगी, लेकिन जब वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हुई तो जावियार ने भी अपनी गाड़ी उससे थोड़े कदरे फासले पर रोक ली। उसे जावियार की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। इतना तो उसे पता था कि ये इंसान सरफिरा है, मगर वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह की हरकतें करके उसे परेशान करने लगेगा। थोड़ी देर में वो बस पर सवार होकर जा चुकी थी। फरहान जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। अचानक उसकी नजर पलविशा पर गई, जो कि उसके चचा की बेटी थी और उससे मोहब्बत करती थी, मगर उसने साफ साफ कह दिया था कि वो उससे निकाह नहीं कर सकता। बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे हैं, ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ी। अभी उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था कि उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मगर उसके शोर की आवाज सुनकर सब हवेली वाले बाहर आ चुके थे। दादी जान ने जब ये मंजर देखा तो एक जोरदार थप्पड़ फरहान के चेहरे पर मारा। बदबख्त इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर की इज्जत पर हाथ डालने की?
اس کی ماں بھی اس کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ فرحان، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اس لڑکی کے ساتھ منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ امی جان، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ پلوشا دادی جان سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، نہیں دادی جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ کہہ کر وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ فرحان اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھا تھا۔ جو کچھ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی کو بلا لیا گیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پلوشا بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے فرحان کے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ پہلی ہی رات فرحان نے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایسی عورتوں کی عزت نہیں کرتا جو اپنی عزت خود نہیں کرتی، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو شادی میں صرف اور صرف اپنی محبت سے کروں گا۔ میں وانیہ سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں اور صرف وہی میری زندگی کا حصہ بنے گی اور میری ہم سفر بنے گی۔ تم نے یہ سب کچھ کر کے صرف اور صرف اپنی زندگی کو برباد کیا ہے۔ یہ سب کہتا وہ کمرے سے جا چکا تھا اور وہ پوری رات وہ گھر سے باہر رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وانیہ کو اس بارے میں پتہ چل جاتا، اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکا۔ وانیہ سر زاویار کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے سر زاویار کی کال آئی تھی۔ وہ اسے اپنی کمپنی میں جاب آفر کر رہے تھے۔ وہ انہیں بتا بتا کر تھک چکی تھی کہ ابھی اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی، مگر وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ زاویار کو اب وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے تھی۔ اسے آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین کرتا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکی اسے پسند آئے گی وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنے نکاح میں لے لے گا۔ یہاں تک اس کے والدین کا سوال تھا تو وہ بہت پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اس کی فیملی میں صرف اس کی دادی جان تھیں جو اسے شادی کے لیے ہمیشہ اکساتی رہتی تھیں، اور اب جب اس نے اپنی دادی جان کو جا کر اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ وانیہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئیں، مگر اس سے پہلے وہ خود وانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت تھی۔ اس نے وانیہ کو وہاں آنے کے لیے کہا تو وہ دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، معاف کیجیے گا سر، میں مردوں کی دعوتیں اٹینڈ نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ وہ جہاں تک آپ کے ساتھ رابطے رکھنے کا سوال ہے تو وہ میں نے اپنے ادارے کے کہنے پر کیا تھا۔ میں وہاں پر ایک معمولی سی امپلائی ہوں اور میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میرا نکاح ہونے والا ہے۔ مہربانی کر کے آپ میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کریں، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو میں اس کی نظروں کے سامنے بہت شرمندہ ہو جاؤں گی۔ بہت ہی محتاط انداز میں اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ دوسری طرف زاویار کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آخر کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ جس نے اس کی محبت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا؟ ویسے آپ نے بہت ہی اچھا کیا کہ مجھے اپنے نہ ہونے والے شوہر کے بارے میں بتا کر۔ سوری سر، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بہت جلد آپ کو سمجھا بھی دیں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پسند آ گئی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہی میں اپنی دادی جان کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ یہ کس طرح کی زبردستی ہے؟ میری پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے پسند آ گئی ہیں اور آپ ہی میری بیگم بنے گی۔ میں یہ مر کر بھی نہیں کروں گی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ چلیں کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں پتہ کروا لیتے ہیں کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور فرحان کو کال میں لانے لگی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس سے پہلے فرقان نے کبھی بھی اپنا نمبر بند نہیں کیا تھا، بلکہ وہ روز صبح اٹھ کر اسے گڈ مارننگ کا ٹیکسٹ بھیجا کرتا تھا اور اسے گڈ نائٹ بول کر سوتا تھا۔ سارا دن کے وقت وہ اکثر اوقات اسے کال کر کے تنگ کرتا رہتا تھا اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا۔
मगर पिछले 2 दिनों से वो बिल्कुल चुप था और अभी भी उसका नंबर बंद देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान ने फरहान को नुकसान पहुँचा दिया हो? और फिर उसको तसल्ली देने लगी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फरहान खुद भी तो बहुत ज़्यादा असर और सुख का मालिक है। वो सब कुछ सँभाल लेगा। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उसकी सास उसके घर पर बैठी हुई थीं। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। आंटी क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? उसने कांपते लहजे में कहा, बेटा मैं नहीं जानती कि वो कोमल से मोहब्बत करता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। अब ये क्या कह रही हैं? वो ऐसा नहीं कर सकता। बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो कोमल से निकाह कर चुका है और मैं उसको बताए बगैर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती थी कि वो तुम्हें कभी भी इस हकीकत के बारे में नहीं बताएगा। वो तुम्हें धोखे में रखेगा मगर मैं अपने बेटे को किसी के भी दिल के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती। आंटी, आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती। मगर बेटा ये सच है। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थीं और मंगनी की अंगूठी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ऊँची-ऊँची आवाज़ में रोने लगी। यानी उसके सारे ख्वाब अपना चकनाचूर हो गए थे। किस्मत उसके साथ इतना बुरा मज़ाक किया था कि वो बुरी तरह से टूट गई थी। उसे अपना आप भी ज़हर लगने लगा था। उसको सबसे ज़्यादा ज़ावियार से नफ़रत महसूस हो रही थी। उसको लग रहा था कि ये सब कुछ ज़ावियार ने किया है। हालाँकि ज़ावियार उसको तकलीफ़ पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पूरी रात वो इसी बारे में गौर व फ़िक्र करता रहा था कि वो इस लड़की को अगवा कर ले। मगर फिर उसे अपने इस ख़्याल पर खुद ही गुस्सा आने लगा। एक तो उस लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की की इज़्ज़त करता था और दूसरी तरफ वो ये कदम उठाने के ख़्याल देख रहा था। उसने अपने ऊपर लानत भेजी और ये फैसला किया कि अब वो उस वक्त तक उस लड़की को मनाता रहेगा जब तक वो राजी नहीं हो जाएगी। फरहान नामी वो शख्स तो खुद ब खुद उसकी जिंदगी से निकल गया था और इस पर भी वो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था। वानिया एक बार फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ मतवज्जो हो गई थी। ये काम थोड़ा सा मुश्किल था मगर अब उसने अपना सारा ध्यान अपनी स्टडीज की तरफ मबज़ूल कर लिया था। उसकी चची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उन्हें कैंसर हो गया था और वो आखिरी स्टेज पर थी। एक दिन जमाल वानिया के साथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए और फिर वो अपनी जगह पर रुक गए क्योंकि यही वो औरत थी जिसे वो अपनी जवानी में बेतहाशा मोहब्बत करते थे। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो इस औरत से अलग हो गए। वो उसके सामने नहीं गए थे बल्कि वहीं से वापस पलट गए। वानिया अपनी जिंदगी के मसलों में इतनी उलझी रहती थी कि उसे वक्त ही नहीं मिलता था। जावियर अभी भी अपनी पूरी पूरी कोशिश जारी रखे हुए था। जब भी वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती तो वो गाड़ी लेकर खड़ा होता। एक दिन तेज तेज कदम उठाती बस स्टॉप की तरफ जा रही थी जब किसी ने उसके ऊपर छतरी रख दी। वो हैरत से अपनी जगह रुक गई और पहलू में खड़े इंसान को देखने लगी। बारिश के कतरे जावियार को भगो रहे थे मगर वो इस चीज से मुकम्मल तौर पर लापरवाह उसको उस चीज से बचा रहा था। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों मेरे पीछे खवार हो रहे हो? मुझे हैरत होती है जब तुम एसी वाला कमरा छोड़कर तपती दोपहर में मेरा इंतजार करते हो और अपनी करोड़ों की मीटिंग छोड़कर मेरा एक दीदार करने के लिए चले आते हो। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मर्द के जात से ऊपर से मिला तो बाहर उठ गया है। मैं तुम्हारा ये एतबार वापस बहाल करूंगा। मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं हूं जो औरत के जज्बात के साथ खेलते हैं। मुझे हासिल करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए हो। मैं भी तुम्हें मिल नहीं सकती क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास है। ये सुनकर उसने अपने लब भींच दिए थे। मैं तुम्हारे दिल को अपनी तरफ माइल करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर देखो। अगली ही शाम वो अपनी दादी को लेकर उसके घर आ गया। उसकी चची जानती थीं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने रिश्ता दे दिया। उसकी चची ने सादगी से उसका निकाह जावियार से कर दिया और वो उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत मोहब्बत करता था। आज तक वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके करीब भी नहीं गया था और न ही वो ऐसा करने के बारे में सोच सकता था।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی اور اس کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ انسان واقعی اس سے بے لوث محبت کرتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو اسے اغوا کر کے زبردستی بھی اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا، مگر اس نے وانیہ کے دل کے موم ہونے کا انتظار کیا۔ برسوں کے بعد اس کی ملاقات دوبارہ سے فرحان سے ہوئی تھی۔ زاویار بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے زاویار کا دل دھڑکا، اسے لگا وہ اپنی محبت کھو بیٹھا ہے۔ دوسری طرف وانیہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ فرحان نے اسے بتایا کہ اس کی کزن نے اسے پھنسایا تھا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی فرق پڑے۔ مجھے امید ہے دوبارہ کبھی اس طرح سے تم میرا راستہ نہیں روکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے زاویار کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے لے کر شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ زاویار تو اس کا موسم تھا جس نے اسے فرحان کی تکلیف سے باہر نکالا تھا۔ وہ کیسے اس کے ساتھ زیادتی کر سکتی تھی؟ اور یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ فرحان کا ساتھ اس کے نصیب میں نہیں تھا، یہی سوچ کر وہ سنبھل گئی تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا تھا جو ماضی کو یاد کر کے خود کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، بلکہ وہ حال کو کھل کر جینے والی لڑکی تھی۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ وہ آج اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔